मेरा नाम पहले कुछ और था, मासूम अली खान। हाँ, नाम था। आपने अपना बचपन का वो नहीं बताया, क्या बदमाश थे या नहीं? बदमाशी खेल कूद में होती थी, मारपीट होती थी, लेकिन हम ही पिट लेते थे कि हमें इस बात से डर था कि कोई लड़का जाके शिकायत ना करे कि हमें मारा होता। तो आपने डांट खाई है पिताजी से? हाँ काफ़ी, मतलब वो एक ही आवाज़ में हम लोग हिल जाते थे सभी। एक मज़ेदार बात पूछती हूँ, वही जो एक लेजेंड कहते हैं कि ग्वालियर में तानसेन का जो टूम है, वहाँ पे जो इमली का पेड़ है, उसका कुछ पत्ता खा के शायद सुर आ जाता है। वो क्या आपने तो खाया होगा? वो क्या कहानी है? वो पूरा पेड़ खा चुके लोग। सकल ह्यूमर है वैसे आपका। पिताजी घर में ही नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब वो मस्जिद में अजान होती थी तो बड़े बेचैन हो जाते थे क्योंकि बड़ी बेसुरी अजान देता था। और फिर वो लिखकर उसको नोट पहुंचाते थे कि भैया अगली आवाज़ अजान तू नहीं देना, मैं ही दूंगा आगे। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं या साष्टांग नमस्कार करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह एक ही हाथ से काम हो रहा है। आदाब भी एक हाथ से है, सलाम वालेकुम भी एक हाथ से है, सैल्यूट भी एक हाथ से। पार्टीशन की बात की, कभी परिवार में चर्चा हुई हो कि यहाँ रहना है या पाकिस्तान चले जाना है? कभी इस तरह का कॉन्वर्सेशन आपकी फैमिली में हुआ? ज़मीन का बंटवारा हो जाता है, स्वर का बंटवारा नहीं हो सकता। स्वर वही है, सारे गा मा पा धा नी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन म्यूजिक? तो मैंने कहा भाई देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तानी म्यूजिक, इट्स ऑल इंडियन म्यूजिक। आई ऑलवेज से दैट म्यूजिक डजंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। हिंदुस्तान की ऑडियंस को खुश करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, विदेशी जल्दी खुश हो जाते हैं बेचारे, लेकिन हमारे देश में तो अगर पसंद नहीं आए तो ताली भी नहीं बजाता। हमारे पिताजी यही कहते थे कि बर्दाश्त और सब्र यही पूजा है। वाह। और यही इबादत है, फिर पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है आपको। हिंदू चिट्ठी लिख रहा है तो वो ओम लिखता है, मुसलमान चिट्ठी लिखता है तो 786 लिखता है। एक दिन हमने सोचा भी 786 को ऐड करते हैं तो टोटल वही आकार 3 का, और उसी 3 को आप अपसाइड डाउन कर दीजिए तो वो डब्लू जैसा हो जाता है। अरबिक में जो अल्लाह लिखा जाता है वो भी वही आकार 3 का बनता है। वी हैव ए कॉमन गॉड एंड वी आर द कॉमन रेस। नहीं देखिए, खतरे में कुछ भी नहीं है, ना कोई मज़हब खतरे में है, ना म्यूजिक खतरे में है। डा 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 स्वर बताएंगे? सारे रे गा रे सा 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 रे सा ने सा रे गा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यू करके मुझ जैसे इंटरव्यूअर्स का कद और रुतबा बढ़ जाता है, और मैं सच कहूँ, ईमानदारी से कहूँ तो आज मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या मैं इनके सामने बैठने के काबिल भी हूँ। सवाल जवाब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इनके साथ बैठी हूँ। कुछ बढ़िया बातचीत करने की कोशिश होगी। मेरे साथ आज ज़िंदगी विद ऋचा में मेरे मेहमान हैं पद्म विभूषण सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान साहब। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िंदगी विद ऋचा में। नमस्कार। बहुत मैं देख रहा हूँ आपके कई मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत प्यार से बहुत डिटेल में आप बात करती हैं, तो मैं खुद बड़ा पर थोड़ा नर्वस था कि कैसी बात कर रहा है, क्या सवाल होने वाले हैं। तो आप काफ़ी बातें हो चुकी हैं मेरी लाइफ की जी, क्योंकि एक दफ़ा मुझे स्टैनफोर्ड में रेजिडेंसी के लिए बुलाया गया, और जाने से पहले काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, और उन्होंने पूछा व्हाट शुड बी कॉल योर क्लासेस। तो मैंने कहा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक वे ऑफ लाइफ। वाह। क्योंकि हमारी लाइफ में कोई किताब नहीं है, कोई नोटेशन नहीं है, यानी हमारे परिवार में ये ओरल ट्रेडिशन है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में तो यानी संगीत के ज़रिए ही वर्शिप होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। जी, संगीत ही साधना है, संगीत साधना है, म्यूज़िक हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड। लेकिन जो लोग संगीतकारों के परिवार में पैदा होते हैं, उनका एक वे ऑफ लाइफ एक अलग होती है। और आपने सुना ही होगा, ये गुरु शिष्य परंपरा एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है।
विच इज़ डाइंग आउट, डाइल्यूट हो रहा है। और पहले ज़माने में एक विद्वान आदमी को इंस्टीट्यूशन समझा जाता था, आज एक कंक्रीट बिल्डिंग को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। और क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा वाला जो सिस्टम है उसमें शागिर्द यानी शाह के इर्द गिर्द जो गुरु के चारों तरफ रहता है, ही सर्व एज ए डोमेस्टिक हेल्प। जी, वो गुरु के पैर भी दबाता है, गुरु का सामान भी लाता है, गुरु की पूरी जिम्मेदारी जी, जो, तो वैसा पहले होता था। यानी हमारे पिताजी के पास एक बिहार के थे वो पंडित देवनारायण झा, जो सरों सीखते थे। हम लोग सब उनके सामने ही पैदा हुए, हम 4-5 भाई लोग, बहनें भाई लोग। और वो पार्टीशन का टाइम जब हुआ तो दुनिया मुस्लिम लोग चलेगा, भोपाल में शेल्टर लेते थे, कोई हैदराबाद में लेते थे। तो हमारे पिताजी ने सारे परिवार को भोपाल भेज दिया। शायद हम 5-6 महीने के थे, वो खुद नहीं गए वो। और वो देवनारायण झा उनके साथ थे। खान साहब आपको कोई ज़रूरत नहीं। और हमारा घर मेन रोड के ऊपर है, वहीं से सारे प्रोसेशन निकलते थे। और वो खिड़की में हमारे अब्बा हुजूर खिड़की खोल के बैठे रहते थे, देखते थे नीचे। तो जितने भी प्रोसेशन के लोग थे वो सब नीचे से उनको नमस्कार करते थे। घर में कोई गुस्सा नहीं आया, नहीं। वो रिश्ता इतना पाकीज़, इतना सेक्रेड रिश्ता था कि वो हम बड़े हुए, हम बजाने गाने लगे। और वो देवनारायण झा हमको बिहार में उनको नौकरी मिल गई थी रेडियो स्टेशन में। तो जब भी हम पटना जाते थे, बिहार में कहीं भी, तो आके हमारे साथ पीछे तंबूरा बजाते थे। तो आखिर वक्त तक सेवा करते रहे वो। तो ये सेवा भावना गुरु के प्रति कम होती जा रही है, क्योंकि हर आदमी बिजी हो गया है। अब डिजिटल वर्ल्ड है, आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन फिर वो एक ऐसा दौर आया कि भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी, इन लोगों ने रियलाइज़ करा कि भाई ये रियाज तो कर रहे हैं खान साहब लोग, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और पुराने लोग प्लानिंग नहीं करते थे, यानी हमारे पिताजी ने कोई प्लानिंग नहीं करी। कल सब अच्छा ही होगा, खुदा पे भरोसा है कि कल अच्छा ही होगा, और कल की कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे थे सारे पुराने बुजुर्ग। इसलिए वो उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब बने, या उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब बने, उस्ताद फैयाज़ खान साहब बने। तो ऐसे फिर बाद में भातखंडे जी ने किताबी दुनिया शुरू करी। उसको म्यूज़िकोलॉजिस्ट क्रिएट करे गए कि भाई ये पढ़े लिख जाएंगे तो म्यूज़िक में ज़रूर कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन नौकरी मिल जाएगी उनको। तो हमारे पिताजी का ये कहना था कि बेटा आप एक ज़िंदगी में एक ही काम कर सकते हो, या स्वर को समझ लो या लय को समझ लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और उसी वजह से ग्वालियर में जहाँ हमारा जन्म हुआ वो म्यूजियम बन गई। आप कभी गए या नहीं गए ग्वालियर? गई नहीं, जबकि मैं पड़ोस की हूँ, झांसी की हूँ। झांसी गया था, कभी गई नहीं। मैं गया हूँ झांसी। और तो वो घर हमारा म्यूजियम बन गया, सरोद। म्यूजियम ऑफ म्यूजिकल हेरिटेज, वहाँ सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे बुज़ुर्गों के। और बड़े बड़े कलाकारों ने अपने बुज़ुर्गों के इंस्ट्रूमेंट्स डोनेट करे हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का स्वर मंडल है वहाँ। अरे वाह। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का वायलिन वो वहाँ पर है। पंडित बीजी जोग ने दिया था, अगली बार ज़रूर जाऊँगी। उनको उन्होंने दिया था। और ऐसे वेरी प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे बचपन के इंस्ट्रूमेंट्स सब वही हैं। तो ग्वालियर में एक बहुत मशहूर स्कूल है, सिंधिया स्कूल, जो राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे। पहले उस स्कूल का नाम सरदार स्कूल होता था। अच्छा। सरदारों के बच्चे, यानी महाराजा और राजाओं के बच्चे सरदार कहा जाता। हाँ, तो वहाँ अब्बा जी को, हमारे अब्बा को बुलाया और मैं भी साथ में गया, उनके काउंसिल था।
तो उस ज़माने में उस स्कूल में मिस्टर शुक्ला थे प्रिंसिपल। तो कहले खान साहब बच्चे को आप यहाँ एडमिट कर दीजिए। तो हमारे अब्बा साहब ने कहा भी एडमिट तो कर दूंगा, सरोद कौन सिखाएगा यहाँ। क्या बात है। तो बेचारे शुक्ला साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। तब ये था कि इसी सरोद सीखना, हाँ सरोद और म्यूज़िक, इसकी अहमियत को समझना, और आप छठी पीढ़ी हैं आप, इसकी अहमियत को महसूस करना कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट म्यूज़िक इज़ फॉर मी। अब हमारे पास दिल्ली ग्वालियर शहर में बचपन में जो भी सरकारी स्कूल होते थे वहाँ थोड़े इधर उधर गए। गोरखी स्कूल है, कोई माधवगंज मिडिल स्कूल है, वहाँ गए। और घर में कोई आके कोई मैथमेटिक्स सिखा देता था, कोई इंग्लिश सिखा देता था, ऐसे ही चलता रहा। और हमारे बचपन के वहाँ दो मित्र थे। एक तो महान संगीतकार थे पंडित बाला भाऊ उमड़ेकर जी, उनका बेटे माधव उमड़ेकर मेरा बचपन का फ्रेंड। और एक थे करुणेश कुमार दुबे, वो भी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। तो हम दोनों हम लोग आपस में काफ़ी मिलते थे, खेलते थे। आप कैसे थे बचपन में, मतलब थोड़े, क्योंकि क्या हो रहा है खान साहब, अब आपकी ज़िंदगी में समंदर में से मुझे कुछ बूंदें चुननी है, तो मैं कुछ थोड़ा बचपन समझना चाहूँगी। आप किस तरह के बच्चे थे, शैतान या? देखिए सबसे अनयूजुअल बात ये थी दैट माय फादर वाज वेरी ओल्ड। वो बहुत बुजुर्ग थे। आप सबसे छोटे थे क्योंकि? मैं सबसे छोटा था। और हमारे सारे भाइयों ने, बड़े भाई मुबारक अली खान साहब, उन्होंने भी बजाया, अब्बा के साथ ट्रैवल करते थे। वो उसी उम्र के थे जैसे पंडित रविशंकर जी या बिस्मिल्लाह खान साहब। तो बिस्मिल्लाह खान साहब तो चाचा ही बोलते थे हमारे पिताजी को। और फिर उनसे एक कज़न ब्रदर थे हमारे जो बहुत ही ज़बरदस्त सरोद बजाते थे, अहमद अली खान। वो भी पिताजी के साथ ट्रैवल करा, हिंदुस्तान में परफॉर्म किया। और हमें तो सभी सिखाते थे घर में, जो भी आता जाता था। और हम रियाज करते रहते थे। आपने सुना ही था, मेरा नाम पहले कुछ और था। जी जी जी। तो वो एक साधु साहब आए थे, उन्होंने नाम बदल दिया तो था। उन्होंने ये नाम वैसे दिया। क्या नाम था आपका? वो बचपन से हमारे कुरान शरीफ के ज़रिए जो नाम होता है वो मासूम अली खान नाम था। तो ये बाबा साहब जो आए थे, बाबा जी, तो अब्बा को सरोद सुनते थे और मेरी तरफ देखा उन्होंने, कहता बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी अभी शुरू करा है, बजाइए आप कुछ। तो जो भी हम बजाते थे, रियाज करते थे, सुनाया उनको। तो कहते आज से तुम अमजद हो। तो उन्होंने, क्या उम्र थी आपकी? मैं शायद 5-6 साल का था शायद। और बहुत ही रेडियंट फेस, एक नूरानी शक्ल थी उनकी। तो एक मुस्लिम फ़कीर थे वो? हाँ, बस गाते थे, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। अच्छा। हारमोनियम पे गाते थे, इमोशनल हो जाते थे। तो फिर एनीवे धीरे धीरे क्या हुआ कि दिल्ली से एक डेलीगेशन गया जिसमें हमारा, आपने नाम सुना होगा, संगीत नाटक एकेडमी। इसकी फर्स्ट सेक्रेटरी निर्मला जोशी, मिस लिखती थी वो डेलीगेशन में आई और अब्बा साहब को इनवाइट करा के साहब दिल्ली आइए, यहाँ एक भारतीय कला केंद्र बन रहा है, इंस्टीट्यूशन बन रहा है और बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे। नहीं तो ग्वालियर में वो राजा महाराजाओं का टाइम जब ख़त्म हुआ तो हमारे पिताजी को पेंशन मिलता था 275 रुपये का। और एक म्यूज़िक स्कूल है ग्वालियर में, माधव म्यूज़िक स्कूल, वहाँ से महाराजा ने कहा था कि आप कभी कभी आ जाया करिए यहाँ। तो वहाँ से 150 रुपया मिलता था। और हमारे पिताजी टॉप ग्रेड म्यूजिशियन थे रेडियो के। तो जब ग्वालियर से दिल्ली आते थे प्रोग्राम करने तो उसका 150 रुपये, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट को 150 रुपया मिलता था। तो वो डेलीगेशन दिल्ली से गया, फिर पिताजी दिल्ली आए। तो वी केम इन 1957। आप 10-12 साल के रहे? हाँ। बट आपने अपना बचपन का वो नहीं बताया कि आप बदमाश थे या नहीं? बदमाशी खेल कूद में होती थी, मारपीट होती थी, लेकिन हम ही पिट लेते थे कि हमें इस बात से डर था कि कोई लड़का जाके शिकायत ना करे कि हमें मारा। और कभी रियाज होता है, बचते हैं कि आज रियाज ना करना पड़े, ऐसी बदमाशियाँ भी की कभी?
हमें, क्योंकि पिताजी बहुत बिजी आर्टिस्ट थे, बहुत बाहर रहते थे वो, और कॉन्स्टेंटली ही वॉज द ओनली म्यूजिशियन फ्रॉम ग्वालियर जिसको बाहर बुलाया जाता था। वो कलकत्ते में बहुत टाइम रहते थे और पूरे इंडिया में ट्रेवल। वही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो प्लेन में नहीं बैठे कभी, कहते वो ट्रेन में बुला लो, कार से बुला लो, प्लेन में बैठे नहीं। तो वो एक फ़कीर किस्म के इंसान थे और कोई उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि नेबर के पास क्या है या नेबर के पास क्या नहीं है। संगीत मौसीकी, हाँ बस मौसीकी, अपना रियाज करो। अब हमारे घर के बराबर में एक मस्जिद है ग्वालियर में, तो क्या है कि एक जो मस्जिद से अगर आप मिडिल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, इजिप्ट में भी अगर आप हैं, तो एक जो अजान आती है, मस्जिद की जो आवाज़ होती है, डा एक बड़ी अपीलिंग साउंड होती है, डा डा अब म्यूजिकल नोट्स तो यही है, अब अल्फाज कुछ भी आप रख सकते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ के जितने भी मिडल ईस्ट में मैंने देखा और सुना, वेरी अपीलिंग साउंड, क्योंकि वो ट्रेंड है सारे, वो लोगों ने सीखा होगा, दे मस्ट बी ट्रेंड। अब हमारे ग्वालियर वाले जो मस्जिद की अजान होती है, हमारे पिताजी घर में ही नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब वो मस्जिद में अजान होती थी तो बड़े बेचैन हो जाते थे, क्योंकि बड़ी बेसुरी अजान देता था। और फिर वो लिखकर उसको नोट पहुंचाते थे कि भैया अगली आवाज़ अजान तू नहीं देना, मैं ही दूंगा आगे। तो क्योंकि पुराने जो म्यूजिशियंस थे वो बेसुरी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यानी सिखाने के टाइम इस कदर वो बेचैन होते थे, कुछ भी गलत बेसुरा बजता था या खुद निकल जाते थे या हमको निकाल देते थे। ये आपने डांट खाई है पिताजी से? हाँ काफ़ी, मतलब वो एक ही आवाज़ में हम लोग हिल जाते थे सभी। तो ही हैड ए फाउल टेम्पर, और वैसे बहुत ही हम्बल आदमी थे, बहुत ही सबसे प्यार से मोहब्बत से बात करते थे। तो हम लोग आ गए तो भारतीय कला के, मैं आपको दिल्ली नहीं आने दे रही हूँ। अच्छा, 2-3 चीजें ग्वालियर की रह जाती हैं। एक तो मैं जानना चाहती थी तानसेन से आपके खानदान का क्या रिश्ता है, वो थोड़ा सा हमको बताइए ना। बस वो गुरु ही थे, मतलब उनके वंशज के जो उनके जो औलादें थी, उनसे ही हमारे पिताजी ने सीखा। अच्छा। और वो कनेक्शन रामपुर में दरबार था, एक ऐसा ज़माना था, रामपुर इज़ नोन फॉर सेवरल थिंग्स, बहुत अलग अलग उसकी पॉपुलैरिटी है रामपुर की, लेकिन एक ज़माने में मौसीकी यानी म्यूज़िक का बहुत बड़ा सेंटर था। तो पिताजी काम की तलाश में रामपुर आ गए, अच्छा, दरबार में। और वो वहाँ के उस वक़्त जो नवाब थे, हामिद अली ख़ान उनका नाम था, बड़े नॉलेजेबल थे। और उसी टाइम वहाँ पंडित बिरजू महाराज के पिताजी भी वही नौकरी करते थे, अच्छर महाराज, रामपुर में। तो वो समझदार थे, और जो तानसेन वंश के जो गुरु थे, उस्ताद मोहम्मद वज़ीर खान साहब नाम था, उनसे ही हमारे पिताजी ने सीखा, उनसे ही उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने सीखा। तो गुरु भाई भी थे ये लोग। अच्छा। तो हुआ ये कि अब्बा तो नौकरी की तलाश में गए थे, तो दरबार लगा कि ना बच्चा आया है ग्वालियर से, सरोद बजाता है। हाँ जी भाई सुनाओ भाई क्या बजाओगे। तो यंग थे ये, इन्होंने कहा हुजूर मैं दरबारी बजाऊंगा। अब दरबारी मियाँ तानसेन का बनाया हुआ राग है, तो इन्होंने बजाया। और ख़ुद जनरली म्यूजिशियन जब कहते हैं हमने बजाया गाया, तो जनरली लोग कहते हैं कि बहुत तारीफ़ हुई बात में। पिताजी ने कहा बजाने के बाद किसी ने तारीफ़ नहीं करी। सब चुपचाप बैठे हुए थे। तब उस्ताद मोहम्मद वज़ीर खान साहब जो तानसेन वंश के थे, तो उन्होंने नवाब साहब को कहा कि ये बच्चा मुझे मिल जाए तो हुजूर मैं 6 महीने में इसकी दरबारी सुनाऊंगा आपको। तो नवाब साहब ने अब्बा की तरफ देखा कि वुड ही एग्री टू बी डिसाइपल ऑफ उस्ताद वज़ीर खान साहब।
तो अब्बा ने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो घर में गए उस्ताद के, और हाँ बेटा कहाँ से तुम्हारी तालीम शुरू करूँ? कहते हुजूर दरबारी से ही शुरू करें। तो इसीलिए उनकी वो दरबारी का किस्सा शायद आपने सुना हो। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा था हाँ, कि ये दरबार उनकी बहुत पुरानी एक ख़ास कहानी है ये, जी कि 1960 में वो अवार्ड लेने के लिए पद्म भूषण मिल रहा था उनको, अब्बा जी को। अब्बा को, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम नेहरू जी को देखा पास से, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आफ्टर द इन्वेस्टिचर सेरेमनी एक रिचुअल है, चाय पानी होता है वो मुगल गार्डन में। तो नेहरू साहब आए, अब्बा खान साहब कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? तो मेरी तरफ देखा, मेरे साथ हाथ मिलाया, और सेंस ऑफ ह्यूमर नेहरू साहब का जो था, खान साहब बच्चे से आप कोई गुरु मंत्र तो नहीं छुपा रहे? कहते नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको सब देने की। वो चले गए नेहरू जी। अब राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, अब ठीक है कोई तकलीफ़ तो नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में जो आदमी किराए के घर में रहता है वो कहता है सरकारी घर दे दो, गाड़ी नहीं है तो कहता है गाड़ी दे दो। अब ये कुछ नहीं कह रहे, कहेंगे राग दरबारी की प्योरिटी बचाइए। अब मैं एज ए यंग बॉय आई वाज फीलिंग एम्बेरस्ड कि क्या कह रहे हैं, किसको, जिनको क्या पता दरबारी क्या है। सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो कहने लगे खान साहब मैं समझा नहीं। कहते ये मियाँ तानसेन ने बनाई थी, इसमें लोग बड़ी लिबर्टी ले रहे हैं। इतने सिंपल लोग थे वो। क्या बात है। कह रहे अगर ये आपकी ड्यूटी है, आप प्रेसिडेंट हो, राग की प्योरिटी को रखना है, हिंदुस्तान का ये म्यूजिक ख़त्म हो जाएगा नहीं तो। He was hoping as if next day he'll pass a resolution in the parliament के सभी कि दरबारी बचेगा। दरबारी ऐसी गाना ऐसी बजाना। तो बेचारे घबरा गए कि अच्छा नहीं मैं ज़रूर मैं करूँगा, और बताइए क्या सेवा करूँ? कहते नहीं अब मेरे नमाज का वक्त हो गया है। उनको प्रोटोकॉल का भी नहीं पता था राष्ट्रपति के पहले नहीं कि यू कांट लीव बिफोर द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। वो चल पड़े और मैं उनके पीछे पीछे, और किसी सिक्योरिटी ने उनको रोका भी नहीं। वो सीधे घर आए और माता जी को पद्म भूषण की खुशी नहीं बोल रहे, कह रहे राजेंद्र बाबू ने वायदा करा है कि दरबारी की प्योरिटी बनी रहेगी। क्या बात। अभी सच पीपल केम टू दिस प्लेनेट। क्या बात। और अच्छा फिर पुराने गुरु लोग को ये बात पसंद नहीं आती कि कोई कभी कभी किसी बच्चे का कोई पेरेंट आके गुरु से कहता है ये कितनी देर में बजाने लगेगा, सरोद कितनी देर, कितने साल में या कितने महीने में ये बजाएगा। तो उनको ये बातें पसंद नहीं आती थी। ये ऐसी फील्ड है, वन हैज़ टू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड एंड गुरु। अपने आप को देना पड़ता है। यानी इट्स ऑलमोस्ट लाइक वॉकिंग इनटू ए डार्क टनल विद द होप ऑफ सन रे सम डे। क्या बात। रोशनी की तलाश में एक लाइन में हम लोग लग जाते हैं, तो रोशनी शायद कुछ लोगों को नज़र आती है, लाखों हज़ारों तो चल ही रहे हैं। तो ये समर्पण, इस फील्ड में समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। और रियाज़ करो, साधना करो, रियाज़ करो, स्वर को समझो। यही सब होता रहा हिस्ट्री में, बड़े बड़े जो भी संगीतकार। और फिर संगीतकार कोई लॉन्च नहीं होता। अब जैसे हमने अमान या यान को कभी लॉन्च नहीं करा, जैसे हम आई एम लॉन्चिंग अमान, ऐसा नहीं। फिल्मी दुनिया में होता है ये जी। लेकिन इससे ग्रेजुअल नेचुरल एंड ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ म्यूज़िक, आदमी धीरे धीरे समझता है। और फिर जो जनता है वो चुनती है। ट्रू। जनता चुन लेती है। जनता ने पंडित रविशंकर जी को चुन लिया, जनता ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को चुन लिया, या जनता ने उस्ताद जाकिर हुसैन को चुन लिया। एक मज़ेदार बात पूछती हूँ, वही जो एक लेजेंड कहते हैं कि ग्वालियर में तानसेन का जो टूम्ब है, वहाँ पे जो इमली का पेड़ है, उसका कुछ पत्ता खा के शायद सुर आ जाता है। वो क्या आपने तो खाया होगा? वो क्या कहानी है? वो पूरा पेड़ खा चुके लोग। अब वो पेड़ है वहाँ? नहीं है। नहीं, पेड़ से कुछ नहीं होता है जब तक रियाज नहीं करेगा तो आदमी। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये बस हमारे देश में कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। और पेड़ था और वो कहानी बनी थी। लेकिन वही है कि सब कुछ
स्ट्रगल होते हुए भी नहीं तो हर कोई जाके उसकी पत्तियां खा के गाने लगे। वो तो पेड़ ही खत्म हो गया रे। अच्छा, लेकिन सेनिया बीनकार घराना आपका, लेकिन अब तो ग्वालियर घराना सब बोलते हैं। ग्वालियर घराना गायक लोगों को कहा जाता है। अच्छा। वो एक अलग परंपरा है कि ध्रुपद था, ध्रुपद से ख्याल हुआ, और जिन जिन लोगों ने ख्याल को बनाया संवारा, हमारे पंडित, हमारे पिताजी के कॉन्टेम्पररी थे पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, उनका परंपरा भी चल रही है। तो वो ग्वालियर घराना गायक लोगों के लिए है और ये सेनिया बीनकार घराना वादक लोगों के लिए है। अच्छा। तो ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। तो हम लोग ग्वालियर से दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली में बड़े बड़े संगीतकारों के भारतीय कला केंद्र में बिरजू महाराज के एक और 2 चाचा थे, एक पंडित शंभू महाराज जो दिल्ली में सिखाते थे और एक पंडित लच्छू महाराज जो बॉम्बे में रहते थे। मुगल आजम आपने देखी होगी, जी जी। डांस डायरेक्शन उनका ही था, लच्छू महाराज जी का। तो भारतीय कला केंद्र पहले जब हम लोग आए तो 5B पूसा रोड में ये सारी ट्रेनिंग चलती थी। बड़े बड़े लोग, तो लच्छू महाराज आए हुए थे और मुझे देखकर मुझे बहुत प्यार किया और वो कहने लगे बेटा मैं तुझे बॉम्बे ले जाऊंगा, हीरो बना दूंगा, तू थोड़ा डांस सीख ले। और मुझे ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के डांस सिखाने लगे। ता थे तत थे तत थे या थी। अब मैं लिहाज में उनकी इज्जत में मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ के वो डांस सिखाने लगे। और जो एलिमेंट्री होता है कथक का, ता थे तत थे या थी, ये सब चल रहा था। इतने में उन्होंने देखा अब्बा आ रहे थे तो वो खुद ही घबरा गए। कहते अरे भाग, कहाँ साहब आ रहे हैं, भाग बेटा भाग। बट मैं आपकी जब तस्वीरें देखती हूँ पुरानी जी। तो मुझे वाकई लगता है कि मतलब गुड लुक्स में आप हीरो बन सकते थे। और मैं अमान आयन को ही बोलूँगी कि नो वन कैन मैच द गुड लुक्स दैट यू हैड। नहीं, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है और लोगों का बस अपने काम में हमारा काम लोगों को पसंद आए। और हर फील्ड में लोगों के अलग अलग किस्म के हीरोज़ हैं और वो, क्योंकि हमेशा हम लोग वी आर वेरी सिंसियर टुवर्ड्स आवर ऑडियंस। जिस दिन भी कॉन्सर्ट होता है हम लोग सारा दिन पेशेंट की तरह आराम करते हैं, बिकॉज वी वांट टू गिव अवर बेस्ट। और फिर ऐसे बुज़ुर्ग हुए हमारे देश में, हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, उनका एक दिन चिट्ठी आई मेरे पास, हिंदी में लिखा हुआ, मैंने उसको रखा हुआ है फाइल में। जनाब, अमी एक बुज़ुर्ग आदमी लिख रहा है, जनाब उस्ताद अमजद अली खान साहब, कल रात को मैंने आपका कार्यक्रम दूरदर्शन पे देखा, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। अगर इसके कुछ कैसेट मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी, आप मुझे भेजिए। अब मेरी भी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने उसका जवाब, आदरणीय जनाब चचा साहब, ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया और आपने जैसा कहा है मैं आपको कुछ कैसेट भेज रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे संबोधित करा है इसमें मुझे बड़ी दूरी महसूस हुई है। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे मेरे नाम से ही संबोधित करें तो बड़ी कृपा होगी। ये मैंने चिट्ठी भेजी उनको, यहीं गुलमोहर पार्क में रहते थे। जी। फिर से उनका जवाब आया उसी स्टाइल में, जनाब आदरणीय जनाब उस्ताद अमजद अली खान साहब, अनेक धन्यवाद, आपने कैसेट भेजे, ये वो जो कुछ भी आपने मुझे समझाने की कोशिश करी है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या बात है। फिर कहते हैं आपके हाथ में जब सरोद होता है तो आप किसी शहंशाह और बादशाह से कम नहीं है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। कैन यू इमेजिन यानी पंडित प्रोफेसर हरवंश राय बच्चन एक बच्चे को इस कदर प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्योंकि आज का छोटा यंगर आदमी बड़े आदमी को वो इज्जत नहीं देना चाहता तो अवॉइड करता है, निकल जाता है। तो ये हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान का ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं या साष्टांग नमस्कार करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह एक ही हाथ से काम हो रहा है।
आदाब भी एक हाथ से है, सलाम वालेकुम भी एक हाथ से है, सैल्यूट भी एक हाथ से। हिंदुस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ दोनों हाथों से नम्रता से झुककर, इससे बड़ी ह्यूमिलिटी दुनिया में हो ही नहीं सकती कहीं। एक आपकी बात से मुझे अचानक ध्यान आया, आपने पार्टीशन की बात जी। की। आप तो बहुत छोटे थे तब, लेकिन कभी आपने परिवार में ऐसा सुना, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिवार संगीतकारों के भी उधर चले गए, कभी परिवार में चर्चा हुई हो कि यहाँ रहना है या पाकिस्तान चले जाना है? कभी इस तरह का कॉन्वर्सेशन आपकी फैमिली में हुआ? नहीं, हमारे परिवार में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होता यह है कि ज़मीन का बंटवारा हो जाता है, स्वर का बंटवारा नहीं हो सकता। स्वर वही है, सारे गा मा पा धा नी। और नोबेल पीस प्राइज़ फंक्शन में जब हम गए थे, वहाँ पर एक ऐसा सेगमेंट हुआ कि जितने भी परफॉर्मर्स आए थे, कैलाश सत्यार्थी जी को, अच्छा, उस साल आपने, उस जी साल जी जी, उनको- मलाला यूसुफजई और हाँ, मलाला ने राहत को वहाँ बुलाया अच्छा और कैलाश जी ने मुझे अच्छा, आमंत्रित किया। हाँ। तो एक ऐसा सेगमेंट था कि मीडिया के सामने ये सब लोग खड़े हैं, तो एक आदमी ने सवाल करा मुझे, और राहत मेरे साथ खड़े हुए थे, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन म्यूज़िक। तो मैंने कहा, भाई देयर इज़ नथिंग कॉल्ड पाकिस्तानी म्यूज़िक, इट्स ऑल इंडियन म्यूज़िक। तो वो जो सच्चाई है, फिर वहाँ के भी जो लोग पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए, वहाँ इतने बेचैन हो गए कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, मुरारजी देसाई, मिस्टर मुरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उनसे वो मिले कि मैं इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, और फिर उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली, और फिर पद्म भूषण सारे अवार्ड्स वगैरह। उन्होंने मतलब हिंदुस्तान के दिलों पे राज करा। ये अवार्ड वगैरह कोई चीज़ नहीं है, बड़े गुलाम अली खान साहब। तो वो फिर नज़ाकत सलामत, दे बिकेम सो पॉपुलर कि नज़ाकत अली, सलामत अली, इस कदर नाम हुआ उनका। हमारे देश में एक तरफ बड़े गुलाम अली खान साहब, दूसरी तरफ अमीर खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब। तो इन लोग बुज़ुर्ग हो रहे थे, इन लोगों का थोड़ा मार्केट कम हो रहा था, इन लोग इतने मशहूर हुए, आया तूफान जैसे होता है। कोई भी शहर हिंदुस्तान का, प्राइवेट शो, ये शो, वो शो, हर जगह नज़ाकत सलामत था। और फिर एक ऐसा राग था, मैंने सुना उनका हिंदुस्तान में, दिल्ली में कहीं गा रहे थे वो, हम लोग उसे शिव कल्याण कहते थे उस राग को, उन्होंने नाम बदल दिया उसका कुछ और। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं बोला, मैंने कहा खान साहब ये नाम, कहते हैं हुजूर मैं पाकिस्तान में शिव कल्याण कैसे तो उसको बदल तो ये कलाकारों ने अपने कैसे मैनेज करा, अपनी सिचुएशंस को कैसे मैनेज करा। और फिर हम राजा महाराजाओं की तारीफ ज़रूर करते हैं कि दे वर ग्रेट पेट्रन, लेकिन वो हमारे संगीतकारों की एक सज़ा भी थी, पनिशमेंट था वो टाइम, कि हर रोज़ एक ऐसे इंसान को, एक मूर्ख को जिसको पता ही नहीं म्यूज़िक क्या है, उसको खुश कैसे करें। सही बात। ये हर रोज़ का ये एक चैलेंज था कि राजा को खुश कैसे करें। वो दौर ख़त्म हुआ, क्योंकि राजा नाराज़ हो जाए तो उसको आपको मृत्यु दंड दे दे, आपको जेल में डाल दे, कुछ भी कर सकता था वो दौर भी। आज जनता हमारी पेट्रन है, द ऑडियंस इज़ अवर पेट्रन। और ऑडियंस, हिंदुस्तान की ऑडियंस को खुश करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, विदेशी जल्दी खुश हो जाते हैं बेचारे, और तो हमारे बहुत सारे म्यूजिशियन विदेश में रहने लगे। पर ऐसा क्यों है आपके हिसाब से, ऐसा क्यों? आई थिंक दे आर वेरी पोलाइट। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो बच्चा भी बजाता है तो स्टैंडिंग ओवेशन उसको दे देते हैं, अच्छी बात है, आई थिंक इट्स ए गुड थिंग। लेकिन हमारे देश में तो अगर पसंद नहीं आए तो ताली भी नहीं बजाता। कई हमारे ऐसे प्रांत हैं हिंदुस्तान में जहाँ ताली बहुत मुश्किल से, स्टैंडिंग ओवेशन तो इट्स ए वेरी रेयर थिंग, वो आपको मुंबई में दिखाई देता है या दिल्ली में कभी। तो अवर ऑडियंस इज़ वेरी चूजी, यू कांट इम्पोज एनी म्यूजिशियन ऑन देम, दे पिक एंड चूज, उसमें टाइम लगाते हैं ये, और धीरे धीरे करके। तो ये हमारा सौभाग्य है
अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े कलाकार का पुत्र हूँ और उसकी वजह से मुझे मौका मिला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पिताजी को 2 दफ़ा उन्होंने सरोद के लिए उनका सरोद सुना। ओह अच्छा। हाँ, उनको आलाप पसंद थी। वो अब्बा ने कहा कि वो गुरु ही वॉज ए मेलोडी मैन। और रविंद्र संगीत जो भी था पुराना जो था उसमें कोई रिदम वगैरह नहीं होता था, इट वॉज ऑल मेलोडी। बंगाल में आई थिंक मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स ऑफ माय फादर हैपेंड इन बंगाल। बंगाल में म्यूजिक का वैसे भी समझ और शौक हर शौक चीज एक ट्रेडिशन रहा है वहाँ पर। और मेरे भी मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स। अब मुझे याद आ रहा है कि 1967 या 66 था, मेरे पास इनविटेशन आया आलीपुर जेल। द प्रिजनर्स ऑफ आलीपुर जेल वांटेड टू लिसन टू मी। अच्छा। तो हम जेल में गए, आलीपुर जेल बंगाल में, कलकत्ता। रात भर का गाना बजाना, और वो सारे प्रिजनर्स दे वर ऑल एजुकेटेड, मैनी ऑफ देम। सब ने खाना बनाया, बहुत खातिर करी, और रात भर हम लोगों ने बजाया उसके अंदर। फिर दिल्ली में भी तिहाड़ जेल में हम गए थे। वहाँ से भी बुलावा आया था। तो जो भी जेलर थे जो तिहाड़, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो हम लोग, मैं अपने कुछ शागिर्द वगैरह को लेके गया था, तो तिहाड़ जेल में भी बजाना हुआ। तो ये संगीत, I always say that music doesn't belong to any religion, like flowers, air, water, fire, fragrance, colors. और ये is a precious gift of God. हर प्रांत को एक मेलोडी दे दी है। डा डा रा डा रा डा 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 रा डा 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 da 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 रे मारो डारा। अभी मेलोडी से लगता है ये राजस्थान है। ऐसे ही गुजरात का अलग है, कश्मीर का अलग है, पंजाब का अलग है। तो ये जो हमारा फोक म्यूज़िक है वो हमारा सबसे बड़ा खजाना वो है। हमारी पीढ़ी के लिए तो सबसे पुरानी याद और सबसे पहली याद आप लोगों की वो दूरदर्शन पे जो राग देश पे था। राग देश कितना सुंदर वो पूरा बना था। मिले सुर मेरा पंडित भीमसेन जोशी जी ने वो गाए थे। आपसे सुन। दा 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 वाह। तो काफी लोगों ने, सुर्खी नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, सारा वो सबसे पहले था, बाद में देश का हुआ जिसमें मैं भी उसमें बजाया था। तो ये दूरदर्शन ने एक दफ़ा एक गज़ल के ऊपर कि गज़ल क्या चीज़ है, तो जर्नी ऑफ गज़ल एक गुफ्तगू करके, एक हमारे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड है मिस्टर सईद नकवी, जिन्होंने, ही वॉज द सूत्रधार, और वो मेरे पास आए कि ये 40 गज़लें हैं आपको कंपोज करनी है। मैंने कहा भाई मैं तो गज़ल में इन्वॉल्व नहीं हूँ। कहते नहीं आपको करना है। तो यानी हज़रत अमीर खुसरो के टाइम से, और टाइटल सॉन्ग आशा भोसले जी ने गाया, एंड काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स ने वो मेरी कंपोजिशंस गाई। हरिहरन गाए, सुरेश वाडकर गाए, और अनूप जलोटा, बहुत सारे लोगों ने। एवरी एपिसोड वॉज ऑफ द लाइफ ऑफ ए पोएट। तो उसमें वो लिटरेचर, शायरी, लिटरेचर को कंपोज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो मैं फाइल लेकर घूमता था, ट्रैवल करता था और कंपोज करे सारे गाने। याद है आपको कोई 2 लाइन अगर सुने? एक ट्यून दिमाग में आई है, डारा रे डारा 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 रे डारा 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 डा 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 डारा 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 रे डारा। अब इसका अंतरा था डा 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 डारा डा डा डारा डा 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 डारा
डा 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 रा डा रा डा रा डा डा रा डा रा डा रा डा रा डा डा रा डा रा डा रा डा रा डा रा डा रा। अब ये ट्यून भेज दिया हमारे दिल्ली में डॉक्टर मदन गोपाल, ही इज़ ऑल्सो लिरिसिस्ट, तो उन्होंने लिखा इसके ऊपर, बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, घुंघटा तोड़ जाए, बोलो जी बोलो। होता यही है कि जब तक कोई पूछे नहीं, हमें पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। एक दफ़ा जब स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा से मैसेज आया कि साहब प्लीज़ कंपोज समथिंग फॉर आवर ऑर्केस्ट्रा, बिकॉज आई वॉज फंड ऑफ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, मैं सुनता था हमेशा, बेथोवेन, बाख, मोज़ार्ट, ये वो सब मैं सुनता था, और मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि भाई ये 150 म्यूजिशियंस एक साथ कैसे बजाते हैं। क्योंकि हम लोग अगर 150 इकट्ठे हो जाते हैं तो मारपीट शुरू हो जाती है। हम लोग सब सोलोइस्ट हैं। तो ये कलेक्टिव एफर्ट जो है ये विदेश का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 200 साल अंग्रेज़ों ने यहाँ रूल करा हमारे देश में, लेकिन ऑर्केस्ट्रा नहीं बन पाई यहाँ। इंदिरा गांधी जब गुजरी 1984 में, तो मिस्टर शिव शर्मा डायरेक्टर जनरल थे, तो मुझे कहने लगे कि आप इंदिरा जी के लिए कोई ऑर्केस्ट्रल पीस बनाइए। तो मैंने कहा भाई ऑर्केस्ट्रा कहाँ है, कहाँ से बनेगी पीस? कहते नहीं ऑल इंडिया रेडियो से ले आएंगे ये। एनीवे ट्राई टू कलेक्ट, वो सारे क्लासिकल म्यूजिशियन थे, ऑन ड्यूटी बेचारों को आना पड़ गया। तो मैंने राजन भाई को, राजन मिश्रा जी थे, उनको भी उसमें गवाया था ऑर्केस्ट्रा में। अब वो सारे क्लासिकल म्यूजिशियन मुझसे उम्र में बड़े थे, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मैं कंपोज़र बन के जा रहा हूँ या कंडक्टर बन के। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक सरोद प्लेयर दीवार की तरह मुँह करके बैठा हुआ है। अब मैं समझ गया कौन है ये। अगर हमारे पिताजी होते तो उसको दूसरे ढंग से ट्रीट करते, लेकिन हमने जाके मैंने कहा खान साहब सलाम वालेकुम, तो दीवार की तरफ ही मुंह करके बोला वालेकुम सलाम। नाराज थे आपके वहाँ होने से? बस इसी बात से नाराज में आया क्यों वहाँ। अच्छा, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना जी। पिताजी होते तो कहते भाई बाहर निकल, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन वो हमारे अंदर भगवान की कृपा है, सहनशीलता हमारे अंदर बहुत है। हमारे पिताजी यही कहते थे कि बर्दाश्त और सब्र यही पूजा है। वाह। और यही इबादत है। फिर पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है आपको, 4 बात सुनने की बर्दाश्त। क्या बात है। ये एक ज़िंदगी का एक बहुत ही मंत्र है ये। खैर हमने वो ऑर्केस्ट्रा बनाई और वो 10-15 मिनट का पीस बना। तो ये बहुत बड़ी, एक 150 आदमी जब स्टेज पर होते हैं, कंडक्टर आता है तो सब खड़े हो जाते हैं। वो चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। कुछ भी वहाँ कुछ ये छोटा बड़ा कुछ नहीं है वहाँ। ये फरमाइश आई वहाँ से स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा से, तब हमने वो एक सीडी में गा दिया सारा। और उसके बाद हमने एक कंडक्टर को पकड़ा जो ब्रिटिश कंडक्टर है, जो इंडियन म्यूज़िक जानता था, समझता था। उसने सारा नोटेशन बना दिया। उसका नाम हमने समागम रखा, समागम। तो वो समागम पूरे दुनिया में कई जगह बजा है और बड़ी बड़ी ऑर्केस्ट्राज ने बनाया है। मुझे आज भी याद है कि हम जब दिल्ली में श्री फोर्ट हॉल में ये समागम प्रेजेंट हो रहा था, तो पंडित रविशंकर जी ऑडियंस में आए थे सुनने के लिए, और बिकॉज ही हैज़ डन सो मच दिस कोलैबोरेशंस एंड ऑल दैट। तो होता ये है कि हमारी फील्ड में कई दफ़ा म्यूजिशियन आते हैं, चुपचाप से चले जाते हैं, लेकिन ही बीइंग पंडित रविशंकर के ही वांटेड टू मीट मी आफ्टर द कॉन्सर्ट, क्योंकि हम बजा के अंदर ग्रीन रूम में चले गए। आई मीन वो हम उनको दादा बोलते थे, उनके अंदर ही हैड दैट फ्रीडम टू एंटर द ग्रीन रूम। लेकिन नहीं,
वो ग्रीन रूम के बाहर खड़े रहे, जैसे विदेशों में वो ऐसे ही थे। विदेशों में लोग खड़े रहते हैं। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो हमारे ग्रीन रूम में कोई भी अंदर आ जाता है। वो नहीं बट ही वॉज वेटिंग आउटसाइड। मैंने अंदर अपना पैक करके चेंज करके बाय द 10-15 मिनट लग गए होंगे मुझे। जब मैं बाहर निकला तो वो खड़े हुए थे और एकदम मुझे गले लगाया। एंड दैट इज़ वाई ही बिकेम रविशंकर। ये तहजीब, ये अदब और ये जो संस्कार है कि भाई अपने फेलो म्यूजिशियंस को जो आपसे उम्र में छोटा है उसको भी आप इज्जत दे रहे हो, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे ऑडियंस को आज बताना चाहूँगी कि जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आज पंडित रविशंकर की डेथ एनिवर्सरी, और मेरे जीवन में भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं बहुत करीब रही हूँ उनके, और आपका तो उस्ताद जी कुछ थोड़े आज मैं थोड़े अलग सवाल भी लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने आपके इंटरव्यू में सबका देखा जो सवाल, एक सवाल मुझे हमेशा से परेशान तो नहीं बट एक पजल की तरह है कि हमारे देश ने इतने महान सारे म्यूजिशियंस दिए, हुआ मुस्लिम्स, हमेशा फिर एक ये क्यों नैरेटिव रहता है इस्लामिक कंट्रीज़ में कि इस्लाम में मौसीकी हराम है। हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा म्यूज़िक आया है, तो ये चीज़ कभी आपको ट्रबल किया कि ये क्यों है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, ये हमारा एक वर्ड है बदखबरा, जिसको अपनी खबर ना हो कि ये बहुत ही बदखबरा आदमी है, इसको अपने बारे में पता ही नहीं कि है क्या, ये कितना जानता है ये। अब क्या होता है कि अब देखिए इजिप्ट की कहानी सुनिए। हम लोग जब इजिप्ट में थे, ब्यूटीफुल अजान की आवाज़ आ रही है, यही सुर है, यानी सा नी दा पा मा पा दा नी दा सा नी दा नी दा पा, ये हमने दिमाग में बैठ जाता है। अब ये मेलोडी फिर लोग कोई हमें रात को इजिप्ट में कोई क्लब व्लब में ले गए, तो टा, ये तो अजान हो रही है, अब वो क्लब में जो म्यूजिक बज रहा है वही सुर है, डा टा 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 डन 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 डा डा री डा री डा री डा 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 टा 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 डन 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 डा, यही हो रहा है सर। अब हमें लगता है भाई ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदू चिट्ठी लिख रहा है तो वो ओम लिखता है, मुसलमान चिट्ठी लिखता है तो 786 लिखता है। 786 एक लकी नंबर समझते हैं, जो भी है। एक दिन हमने सोचा भाई 786 को ऐड करते हैं, ये मेरा सोच है, तो टोटल वही 3 आता है, 3 वही आकार 3 का। जी जी 786 को आप ऐड कर दीजिए, 21 होगा, 2 + 1 3। वाह। और उसी 3 को आप अपसाइड डाउन कर दीजिए तो वो डब्लू जैसा हो जाता है। अरबिक में जो अल्लाह लिखा जाता है वो भी वही आकार 3 का बनता है। तो ये कुदरत ने एक मैसेज दिया हुआ है कि हम इसको महसूस करें, इसको रियलाइज़ करें कि भाई वी हैव ए कॉमन गॉड एंड वी आर द कॉमन रेस। खान साहब, संगीतकारों से जुड़ी हम एक बात कई बार सुनते हैं कि जब आप रियाज कर रहे हैं या कई बार आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, तब वो एक मोमेंट या एक सेकेंड ऑफ एनलाइटनमेंट या एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या डिविनिटी को महसूस करने वाला एक पल आता है जब आपको खुद नहीं पता होता कि क्या हुआ। देखिए, हम जब स्टेज पर जाते हैं तो आज भी हमें नहीं पता क्या करना है या क्या करेंगे, कोई प्लानिंग होती नहीं है। विदेशों का जब भी हम किसी ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाते हैं, समागम हमारा जब भी होता है, तो वो लोग 4-4 बार रिहर्सल करते हैं। यानी जिस दिन कॉन्सर्ट है उस दिन भी रिहर्सल रखते हैं, तब उनके लिए हमें करना पड़ता है। और हमने उनके लिए ऐसा कंपोजिशन करा है कि वो वेस्टर्न लोग उसे बजा सकें। नहीं तो हमारा जो ये स्लाइड्स होते हैं, मींड जो होती है, डा ये रे ना
तो ये एक ऐसी दिशा है, एक ऐसी दुनिया है जो अंग्रेज़ लोग इसको लिख नहीं सकते, कोई भी नहीं लिख सकता इसे। लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वी गिव आवर सेल्फ टू गॉड, वी आर जस्ट मैसेंजर्स। हम कहते हैं हमने बजाया, हमने ये करा, हमने कुछ नहीं करा, मैसेज वहीं से आते हैं। वी आर जस्ट ट्रांसमिटिंग। जो हम कहते हैं हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे भाई? बस somebody इज कंडक्टिंग अस। हम कहते हैं भैया विदेशी लोगों में विदेशी संगीत में 3 आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कंपोज़र, कंडक्टर, परफॉर्मर। हम कहते हैं हम अकेले ही तीनों का रोल अदा करते हैं, हम ही कंपोज़र है, हम ही कंडक्टर है, हम ही परफॉर्मर है। वो गलत है। हम कह तो देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि वी ऑल्सो हैव ए कंडक्टर। समबडी इज़ कंडक्टिंग, समबडी इज़ मॉनिटरिंग, समबडी इज़ हेल्पिंग अस। हमारी तो फाउंडेशन ही ये है कि स्वर ही ईश्वर है। हम जुड़े हुए हैं। अगर हमारा सच्चा स्वर लग रहा है तो समझिए हमारी मीटिंग हो गई भगवान से। इसमें आप भगवान को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, भगवान आपसे खुश है या नहीं है। ये एक रिश्ता नाता है प्रभु से संगीत के ज़रिए। आप जैसा व्यक्ति, और मैं हमेशा क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए तो कहती हूँ कि जिसको सही मायने में हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो जितना हमारी शास्त्रीय कलाकारों की है कि साथ बैठ के बजा रहे हैं, गा रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं। अब जब से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया ज़्यादा है और बहुत हर समय हिंदू मुस्लिम में डिस्कोर्स शुरू हो गया है। आप जैसे व्यक्ति को कष्ट होता है वो सब देख सुनकर? देखिए, कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन हैरानी इसी बात की है कि 12 साल की उम्र से मुझे हिंदुस्तान के हर प्रांत ने प्रोत्साहित करा, इनकरेज करा, नर्चर करा। कलकत्ते में जब मैं 12 साल का था, पिताजी के साथ गए साधारण म्यूज़िक फेस्टिवल। इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति 60s से बुलाते रहे, सरोज सम्राट का टाइटल दे दिया। तो हिंदुस्तान के लोगों ने बिस्मिल्लाह खान साहब को बनाया, हिंदुस्तान के लोगों ने हर कलाकार को, क्योंकि जो श्रोता है वो ही बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ साउंड एंड म्यूज़िक। हमें हर मज़हब का आदमी सुनने आता है जी। और इसीलिए हमारा परिवार, वी फील वी बिलोंग टू एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात, वाह। वी फील वी बिलोंग टू एवरी रिलीजन ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए ये शब्द बहुत बेसुरे लगते हैं, सही बात है। हिंदू और मुस्लिम। और एक और शब्द मुझे बेसुरा लगता है, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। अरे भाई क्या बात है, कर्नाटक वो है, आप हमें हिंदुस्तानी कह रहे हो, ऐसे आप क्या जापानी हो? सही बात है। ये किसने शुरू करा? ये ख़त्म होना चाहिए। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ नॉर्थ, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ साउथ। कर्नाटक स्टेट है और एक ज़माना होगा कभी कि सिर्फ कन्नड़ में ही लोग आते होंगे। अभी तो 5-5 स्टेट हो गए साउथ में, हर स्टेट की हर लैंग्वेज में गाने हो रहे हैं सब वहाँ पर। संगीतकार का कोई एजेंडा नहीं है, संगीतकार का एक ही एजेंडा है कि हमें हमारे श्रोता को आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए। और मैं तो इतने मुस्लिम आर्टिस्ट को इतने खूबसूरत कृष्ण, राम, गणेश जी के सबके भजन गाते सुना है। तो अच्छा, एक पर्सनल उस पर आती हूँ। आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस, आपने कहा लॉन्च नहीं होते, किसी दिन बस पिताजी के साथ बैठ जाता है बच्चा और मंच पे, और सोसाइटी को शायद एक मैसेज चला जाता है कि लॉन्च हो गया। आपका फिर अमान आयान का, अगर मैं कहूँ, इफ़ आई यूज़ द वर्ड लॉन्च, और फिर अबीर और जुहान, कितना बदलाव आ गया है इन 3 पीढ़ियों में। देखिए, अमान आयान बहुत भाग्यवान लोग हैं कि जब ये 6-7 साल के थे, इनको ग्वालियर में बजाने का मौका मिला अपनी दादी के सामने। माई मदर वॉज देयर इन द ऑडियंस, और पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित बैठे हुए थे, और बाला भाव उमड़ेकर, बड़े बड़े विद्वान लोग ऑडियंस में बैठे थे ग्वालियर में।
इन लोगों ने वहाँ बजाया। तो एक नेचुरल ग्रोथ हुई है, नेचुरल ग्रोथ, ग्रेजुअल और स्लोली। और मैंने अबीर जोहान को बोला, मैंने कहा भाई 12 साल की उम्र में हमें कलकत्ते में मौका मिला था बजाने का, आपको 12 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में बजाने का मौका मिला। वो उनका पहला था। वो उनका पहला, यानी फॉरेन ट्रिप। वो 12 साल की उम्र में उनको फॉरेन ट्रिप मिल गया। और अभी 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर वॉशिंगटन में कॉन्सर्ट हुआ था, अबीर जोहान भी बजाए थे उसमें। तो ये, और 1963 में हमको पहली बार विदेश जाने का मौका मिला था। मैं शायद आई वॉज बोर्न इन 1945। 18 साल। तो उस टाइम वो डेलीगेशन गया था जिसमें पंडित बिरजू महाराज थे। तो ये क्या है ना कि कोई भी बच्चा संगीतकार के परिवार में पैदा होता है। अब हम अपनी यंग डेज में 3rd क्लास स्लीपर भी बाद में आया, पहले तो अनरिजर्व डब्बों में हमने सफ़र करा है कि पानी मांग रहे हैं, कोई बाहर से हमें पानी दे दे। ऐसे एक स्ट्रगल जो होता है। और हम छोटे थे तो यहाँ हाथरस छोटी छोटी जगहों पर, अलीगढ़, रामपुर, इन जगहों पर कहीं से 150 रुपये मिले, कहीं से 200 रुपये मिले, ऐसे धीरे धीरे करके तजुर्बा हुआ। मतलब एक मेरठ में एक नुमाइश होती थी, नौचंदी का मेला बहुत फेमस है। अब वो इस कदर हंगामा होता था वहाँ के मुकेश जी को गाने के लिए बुलाया है, यामिनी कृष्णमूर्ति डांस कर रही है, मुकेश जी के बाद मुझे बिठा दिया। तो वो उस क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है, उस क्राउड को आप कह नहीं सकते कि आप मुझे सुन लीजिए, कुछ ऐसा करो कि वो सुने। बातचीत से काम नहीं होती है। तो अब वो स्ट्रगल फिर अमान अयान का कम हो गया। अमान अयान बचपन से कभी इन लोगों ने एक साथ रियाज नहीं करा है। अच्छा। हाँ, तालीम एक साथ होती थी, रियाज अपने अपने कमरों में अलग होता था। तो अमान अयान धीरे धीरे, दे आर नॉट आइडेंटिकल। और मेरी अमान के बजाने से लगता है वो अमान बजा रहे हैं, अयान के बजाने से अयान लगते हैं। फिर अब पब्लिक की डिमांड होती है, कभी डुएट के लिए बुलाते हैं। और दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर सोलो कॉन्सर्ट्स। तो सोलो में असली रूप निखर के आता है कि जब आप अकेले होते हैं स्टेज के ऊपर, तो इट्स मोर चैलेंजिंग, मोर डिमांडिंग कि क्या करेंगे आप अकेले। तो ये एक दूसरे पर इतना निर्भर नहीं करें कि अगर दूसरा नहीं है तो आपका काम खराब हो जाए। बट इन दोनों ने भी आपसे बहुत डांट खाई है, जैसे आपने अपने पिता से। दे रिमेंबर इट, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको याद है कब कब उनको डांट पड़ी है, कब कब पिटाई भी हुई है, डब्बा फेंक दिया, कभी मैंने कुछ कर दिया कुछ। और नहीं तो अब आप नई जनरेशन के आप नहीं कर पाएंगे। अब उनका वो एक ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति जो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो अभी हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम। आर यू टीचिंग देम या उनको अयान ही सिखाते? सारी क्रेडिट अयान की है। और अब यह है कि दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ट्रैवल विद अस। आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ मैं। अब्बा आदाब, कदम बोसी, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर। और मुझे मौका मिला है आपके बारे में जस्ट टू स्पीक हियर। मैं व्हाट कैन आई से अबाउट अ फादर, अ गुरु हु इज सो लविंग, सो केयरिंग, सो गिविंग। मैं हमेशा कहता हूँ सबको ये बात खोल कर कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके घर मुझे पैदा होने का मौका मिला। और अगर मैं आपके यहाँ नहीं आता, पैदा नहीं होता, तो शायद मुझे जैसा इंसान सरोद प्लेयर को 70-80 साल लग जाते। जो आज थोड़ा बहुत मुकाम आपके बेटा होने की वजह से मुझे जो मिला है, जो गुडविल आपने लोगों से कमाया इतने सालों में, वो सब अयान और मेरे को मिला। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका नाम क्या बढ़ा सकते हैं, बट हमारी वजह से आपका नाम ख़राब ना हो, बस इसकी फ़िक्र ज़्यादा है। और कोशिश ये रहेगी कि जितनी चीज़ें आपने सिखाई हैं, बंदिशें
हम उसको ठीक हिसाब से बजा सकें, आपके विजन के हिसाब से बजा सकें। और आई एम वेरी हैप्पी, चाहे नाम हो ना हो, इस जन्म में टू बी जस्ट बीन बॉर्न एज योर एंड मास सन, एल्डर सन। आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई हैव ऑल ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने मुझे इस घर में जन्म दिया। और आप लोग ने इतना प्यार दिया है, देते रहते हैं। अब्बा, आई विल नेवर फॉरगेट दैट वन थिंग दैट जस्ट टू मेक अयान भाई एंड मी लुक गुड, आपने अपना बजाना बहुत दफ़ा नीचे किया कि हम लोग अच्छे दिखें। और आज भी when we share the stage with you, आज भी आप चाहें तो बस एक ही तान में हज़ारों मील आगे पीछे हम जैसे हट जाएं, बट आज भी आप अपने आप को अंडर प्ले करते हैं, सो दैट अयान भाई मैं जैसे म्यूजिशियंस और बाकी आपके जितने शागिर्द हैं जिन्होंने आपने जिनको तैयार किया, आप हम सबको अच्छा दिखाते हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट आप जैसे गुरु फादर मुझे नसीब हुए। और मैं खुदा से, ईश्वर से, परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि हर जन्म में मुझे आप जैसे ही फादर, आप जैसे ही गुरु मिले। थैंक यू अब्बा फॉर गिविंग मी everything that I have in my life is because of you and Ma, and I value that, and I hope I can make you proud. नमस्कार, आदाब अब्बा साहब। हर बार when anyone tells me to speak about you, मैं थोड़ा फ्रीज हो जाता हूँ, बिकॉज मैं क्या कहूँ ऐसे दिग्गज कलाकार के बारे में जिनका नाम ही एक समंदर है। और मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा कहूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में आपके नाम में 12 अक्षर होते हैं, तो वही 12 अक्षर मेरे लिए संगीत के 12 सुर हैं। और बस हम आपके दिखाए गए रास्ते में चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारी सारी भूल चूकों को माफ़ करते रहिए हमेशा की तरह। और आपका जो योगदान है वो हर संगीतकार, हर संगीत प्रेमी जानता ही है, और हम आभारी हैं आपके। और आज शायद ही कोई ऐसा तंत्रकार हो या सरोद प्लेयर हो जो आपके कंट्रीब्यूशन से प्रभावित नहीं है। हर जगह आप ही का रंग सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। भगवान आपको 100 बरस की उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे, और अच्छी सेहत आपकी बनी रहे हमेशा, और आपका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब। एक और तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट धा 1 2 तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट धा 1 2 तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट धा। दिस इज देयर 1 तक तेरे किट धा 1 तक तेरे किट। Actually, I am grateful to God that Aman Ayan they are in my life, और उनकी वजह से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सोच विचार, बहुत कुछ हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पूर्वज इन सब के रूप में वापस आ गए हैं, और अबीर जोहान के लिए भी ऐसा ही लगता है। और सबसे बड़ा योगदान हमारी पत्नी सुबलक्ष्मी जी का है, क्योंकि हमारी माता जी तो सिर्फ सिग्नेचर कर सकती थी, और अमान अयान दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनकी माँ डांसर, कलाकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, और एक बहुत ही बड़े घराने से, कल्चर्ड फैमिली से आती हैं। तो डिसिप्लिन हमारे घर का, और क्योंकि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत हमारे जीवन में हुए, और हमारा एक लेडी आती थी हमारे घर में, हम बहुत जल्दी में थे कि जल्दी शादी हो जाए। उस चक्कर में ज़िंदगी में कहते हैं ना, रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, कि एक पिताजी के पास आती थी एक लेडी सितार सीखने के लिए, तो उनकी बहन भी आने लगी, तो मुझे अट्रैक्शन हो गया, और मैं नॉट नोइंग, शी वॉज ब्यूटीफुल लेडी, नॉट नोइंग हर बैकग्राउंड, बाद में पता लगा शी वॉज मैरिड, शी हैड ए चाइल्ड ऑल्सो। लेकिन हमारा इतना टाइम निकल गया ज़िंदगी का, 10 यानी फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स टिल आई गॉट मैरिड।
आपकी 76 76 में शादी हुई। वो एक बहुत ही टर्मोइल मेरी लाइफ का रहा, टिल द टाइम्स आई सॉ सुब्बलक्ष्मी जी डांस परफॉर्मेंस इन कैलकाटा, और उसी हालत में हम साईं बाबा से मुलाकात पुट्टपर्ती हुई। वाले साईं बाबा जी मैं चाहती थी आप बताएं। हमारे फ्रेंड थे पुलिस कमिश्नर इन बेंगलोर, तो उन्होंने कहा कि आप चलिए साईं बाबा के पास। अब बाबा का संगीतकारों से बड़ा लगाव, बहुत प्यार मोहब्बत थी, और ख़ुद भी गले से वो बहुत सुर में गाते थे। और मैं वो जिस टर्मोइल जो मेरे दिमाग में था, जो भी फिक्रें थी, मैं क्या करूं, किससे शादी करूं, क्या करूं नहीं करूं, वो बाबा समझ गए। और बाबा ने कहा वो असमी लड़की अच्छी है। ओह अच्छा, बिना आपके बताए? हाँ, वही कुड रीड माई माइंड कि वो असमीज लड़की अच्छी है। तो आई हैड ऑल्सो, आई वॉज थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। तो बस फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो ये है कि आज मैं अमान यान के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज कई दफ़ा एयरपोर्ट पे कोई ना कोई आकर मुझे पूछता है अभी भी, क्या खान साहब आप अभी भी बजाते हैं क्या? मैंने कहा भाई लोग सुन रहे हैं, और जब तक वो सुनते रहेंगे हम। बट इस बात में कितनी सच्चाई है कि देखिए कितनी बड़ी बात अमान ने कही कि कितनी बार वो शाइन करें, उसके लिए आप थोड़ा सा इट इज पार्ट ऑफ रियलाइजेशन। बच्चा रियलाइज कर ले। देखिए बच्चा अमान यान slowly and gradually they realize their responsibility of the घराना, of the family, और my expectations। क्योंकि एक दफ़ा लंदन में कहीं इन लोगों का, छोटे थे ये, जितना अच्छा होना था उस दिन अच्छा उतना नहीं हुआ इनका प्रोग्राम, और मुझे फीवर हो गया। और वो जब उन्होंने अपनी माता जी से पूछा मेरे बारे में, तो कहते वो तो ही इज़ इन फीवर। तो ये इस किस्म के रिएक्शन हो जाते हैं कि भाई इतने सारे म्यूजिशियन बैठे थे। वो आपने सिर्फ सुन के आपको खराब लगा? हाँ, वो खराब लगा इतना। तो ये सब होता है सभी का, हमेशा हम लोग सबका 19-20 रहते ही है। इसमें खासा मैं एक चीज़ लाना चाहूँगी कि आजकल बॉलीवुड से शुरू हुई नेपोटिज्म की बहस, और वो यहाँ तक आ गई है शास्त्रीय संगीत तक। लेकिन मुझे इसके दो पहलू लगते हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि भाई एक कलाकार है, उसके बच्चों को मंच जल्दी मिल जाता है, उसको पहचान मिल जाती है कि भाई रविशंकर की बेटी हैं या राजन साजन के बेटे हैं, सबको अमजद अली खान साहब के बेटे हैं। दूसरी तरफ कभी ये संकट भी होता है क्या कि क्या वो बच्चा वाकई वो सरोद बजाना चाहता है या सितार बजाना चाहता है, या अब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो उस परिवार का है तो उसको करना ही है। तो ये दोनों पक्ष में आपसे जानना चाहूँगी। नेपोटिज्म है? नहीं, देखिए क्लासिकल म्यूज़िक में आपको पता है जो संगतकार होते हैं जी, वो अच्छी तरह समझते हैं इस फील्ड का स्ट्रगल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सारंगी प्लेयर का बच्चा जब पैदा होता है वो सारंगी सिखाता है उसे, हारमोनियम प्लेयर भी हारमोनियम सिखाता है, और तबला प्लेयर भी तबला सिखाता है। ये एक शौक़ है, एक नशा है, और एक ख्वाहिश है हर म्यूज़िशन की कि, लेकिन मैं ऐसे म्यूज़िशंस को ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ जो म्यूज़िशंस फैमिली में नहीं पैदा हुए और उन्होंने नाम पैदा करा। पंडित रविशंकर जी के पिताजी म्यूज़िशन नहीं थे, पंडित भीमसेन जोशी जी के पिताजी म्यूज़िशन नहीं थे, पंडित कुमार गंधर्व जी के पिताजी म्यूज़िशन नहीं थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान के पिताजी म्यूज़िशन नहीं थे। तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, और ये एक पैशन है। और मुझे लगता है अपने जिम्मेदारी भी है क्या? नहीं, हर बाप, हर माँ, और फिर हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि अगर माँ डांस पूरा नहीं कर पाई तो बेटी से डांस करवाती है, बाप सरोद नहीं बज पाए तो बेटे से सरोद बजवा रहे हैं, बाप तबला नहीं बजवाए तो बेटे से तबला, ऐसा भी इमोशनल। लेकिन अच्छा चलिए फ़र्ज़ कीजिए अमान अयान में से कोई एक ये कहता मुझे सरोद नहीं बजाना, मुझे तबला बजाना है, या मुझे म्यूज़िक करना ही नहीं है, मुझे तो क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, तो आप क्या कहते? मैं खुद तबला बजाता था बचपन में इतना तबला बजाने लगा क्योंकि जब पिताजी बाहर रहते थे टूर पर,
तो उन्होंने हमारे घर में 2 टीचर का इंतज़ाम कर दिया था। तो तबला इतना ज़्यादा मैं बजाने लगा कि पिताजी घबरा गए और वो कुछ अरसे के लिए तबले को छुपा दिया फिर। लेकिन जो आप कह रही हैं कि बच्चे, अमान वांटेड टू बी ए पायलट, अमान वांटेड टू बी ए क्रिकेटर, इनको क्रिकेट का शौक था। ये चैलेंज था कि बच्चे को हमें फोर्स नहीं करना है, बट वी हैव टू क्रिएट एटमॉस्फेयर फॉर द चिल्ड्रन। क्योंकि हर गुरु का सिखाने का ढंग अलग होता है और हर गुरु ये सोचता है आई एम द बेस्ट गुरु। बेस्ट गुरु तो भगवान है कि वो हम सबको अकल दे, समझ दे। तो वो बचपन का पीरियड इन लोगों का, मैंने बच्चों के लिए स्पेशल कैसेट्स बनाए म्यूज़िक के, HMV ने प्रोड्यूस करे वो, अमजद सरोज सिंग्स विद द चिल्ड्रन, यानी हाउ टू मेक चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इनटू म्यूज़िक। अब अमान साहब को इंटरेस्ट पैदा करना है, छोटा सा सरोद बिशन दास जी ने दिया, रेखी राम जो दुकान है, तो छोटा सा सरोद आ गया। अब उनको हम ओल्ड मैकडोनल्ड सरोद पे बजा रहे हैं। जिंगल ट्विंकल ट्विंकल, हाँ ये जिंगल बेल्स, ये सारा कुछ हम बजा रहे हैं सरोद के ऊपर। तो वो डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ये। तो हमने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कैसेट बनाए, आओ हम सब मिलकर। अब बर्थडे का गाना एक ऐसा है कि हैप्पी बर्थडे, हमारे अपनी ज़बान में कोई गाना है नहीं बर्थडे मनाने का, तो ऐसे ही हमने आओ हम सब मिलकर नाचें और गाएं कि रामू की सालगिरह है, सालगिरह हो तुमको मुबारक, हम सब की हैं दुआएं, आओ हम सब मिलकर। ऐसे लंबा ये गाना है। और फिर एक गाना जो असेंबली में बच्चे गाते थे मॉडर्न स्कूल के, जस्ट टू टीच देम रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, या मोहम्मद जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा गुरु नानक जी, या मोहम्मद जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा गुरु नानक जी, हम आपके बच्चे हैं अपनी शरण में रखना, या मोहम्मद जीसस क्राइस्ट। तो ये असेंबली के बच्चे, दूरदर्शन पे भी ये गाना हुआ ये है। आपने बनाया है? ये मैंने कंपोज करा है। ऐसे बहुत सारे गाने कंपोज करे टू एंटरटेन। वो एल्बम है, HMV ने निकाली थी सारे गामा। तो इनको बच्चों को एटमॉस्फेयर दिया इनकी माँ ने, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट। तो 4 बजे से 6 बजे तक ये मेरे साथ रियाज करते थे। सुबह? नहीं, शाम को। अच्छा, वो मुझे सुबह तो हम करते थे। वही मुझे लगा कि आज की पीढ़ी नहीं करेगी। सुबह 4 बजे से हम करते थे, लेकिन ये लोग शाम को स्कूल से आने के बाद, इनका फिक्स टाइम था 4 to 6 विद मी। अब हम मैथमेटिक्स जो है, हम जिसको लयकारी बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स है। अब ये मैथमेटिक्स साउथ इंडियंस में बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े परकशनिस्ट आप देखिए वहाँ, घटम प्लेयर, मृदंगम प्लेयर। अब लयकारी हमको भी शौक़ रहा बचपन से। हम बहुत सारे, आई एम द ओनली नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियन जो त्यागराजा की समाधि पे बजाया है। जो त्यागराजा थे साउथ के बहुत बड़े कंपोजर एंड सेंट, तो वहाँ आई वॉज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन जिसको मौका मिला वहाँ श्रद्धांजलि देने का। और लेकिन हम कागज़ पे कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं हुए, वो समझ ही नहीं आ रहा था कागज़ के ऊपर। जबकि मुझे लगता है म्यूजिशियंस की मैथ तो सबसे, आप लोग जो हम पाल पे कैलकुलेट, वी क्रिएट कासल्स इन द एयर। हाँ, हम हवा में महल बनाते हैं। वो महल, हाँ, ये सारी ये सारी चीज़ें तक दरिकड़ा जो अभी आपने अभी जोहान का दिखाया, उनको मैं सिखाता हूँ तिहाई वगैरह मैथमेटिक्स। तो पिताजी हमारे कपूर साहब को मिलने गए कि साहब इनका मैथमेटिक्स कैसे ठीक हुआ। तो कपूर साहब प्रिंसिपल हमारे, खान साहब ये कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं करेंगे और मैं इन्हें कभी फेल नहीं करूँगा क्योंकि ये सरोद बजाने के लिए आए हैं। क्या बात है। अब कैन यू इमेजिन एनी प्रिंसिपल ऑफ एनी कंट्री कि जो इतना इनकरेजमेंट दे। नहीं तो हर टीचर हर स्कूल में
सब्जेक्ट्स के पीछे पड़ा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जहाँ बच्चा किताब लेकर अंदर जाए नहीं। टीचर शुड ओनली टॉक टू देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव, कंपैशन, काइंडनेस। बच्चों से बात करें क्या बात, वाह। कि आपकी माता जी कैसी हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके दादाजी कैसे हैं। कुछ वार्तालाप हो, कोई कन्वर्सेशन हो। नहीं तो हर स्कूल की कहानी है, बच्चा अंदर गया क्लास में, ओपन योर नोटबुक्स, और मशीन की तरह काम शुरू हो जाता इतनी खूबसूरत बात कही है खान साहब ने, वाह, कि टीचर्स बच्चों से बात करें। है। बच्चों से बात करें बगैर किताब के। अब गुरु शिष्य परंपरा को मिस करते हैं कि अब आज होनी चाहिए, ये अब ये इररेलेवेंट हो चुकी है? डाइल्यूट हो गई है। अभी भी लोग हैं, हमारे शागिर्द लोग हैं जो अभी भी आते हैं, सीखते हैं, और अब वॉइस मेल पर भी बात हो जाती है, काम हो जाता है। बट जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपके साथ रह रहे हैं, आपके लिए शायद खाना भी बना रहे हैं, आपके पैर दबा रहे हैं, वो तो समय गया। नहीं, वो समय चला गया है, वो नहीं है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते अब। पुराने लोग एक्सपेक्ट करते थे। अब हमारे पिताजी, मैंने सुना कोई शागिर्दी, एक रस्म होती है गंडा बंधन रस्म, तो कोई पूछ रहा है जी क्या करना है, कहने ये है वो है, 101 रुपया नजराना भी होगा। अब वो चला गया तो हम पिताजी को पूछते थे, मैंने कहा साहब 101 की क्या ज़रूरत है आपको? कहता बेटा अगर सीखना होगा इसे तो ये लाएगा 101 रुपया। कमिटमेंट, कदर होना चाहिए ना। यू सी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फ्री कॉन्सर्ट्स। ये जो फ्री कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट इन द पार्क, कॉन्सर्ट इन स्कूल, कॉन्सर्ट, देखिए ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिखाना है कि आपको जब भी कॉन्सर्ट सुनना है, यू हैव टू ऑफर समथिंग देयर, यू शुड बाय द टिकट। और खुदा का शुक्र है आज पूरे हिंदुस्तान में टिकट से प्रोग्राम होते हैं। दिल्ली शहर में फ्री ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिल्ली शहर की ऑर्गेनाइजेशंस, इनका एजेंडा अलग है, इनका अप्रोच अलग है। क्योंकि जो चीज़ दुनिया में फ्री होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। चलिए, तो मुझे तो लग रहा है खान साहब हम लोग बातें करेंगे तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, तो कुछ की चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। बिल्कुल। 2 पार्ट्स हैं इसके। आपके जीवन से जुड़े कुछ लोगों का नाम लेती हूँ, उसमें कोई किसी के लिए एक शब्द या एक लाइन आप जो कहना चाहें वहाँ से शुरू कर सकते हैं। पंडित रविशंकर, वो भगवान के बनाए हुए इंसान है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। मुझे आज भी याद है, अब रविशंकर जी का जिक्र हो रहा है, जब वो हमारे घर आना जाना हुआ। आई हैव रिटन ए बुक ऑन 12 ग्रेट म्यूजिशियंस, आपने देखा होगा। मास्टर्स। तो रविशंकर जी आए हुए थे दादा घर में, और सुकन्या जी भी। तो जब वो जाने लगे तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत था। तो अमान ने कहा, वो क्या बाबा बोलता था या क्या उनको, कि कामयाबी का क्या राज है, आप क्या एडवाइस देंगे? कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। ये मैंने सुना है किस्सा। तो लगे रहो मुन्ना भाई, तो ये उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, मतलब करते रहो, रियाज करते रहो, और रास्ता तो यही है। बिस्मिल्लाह खान साहब, अनदर गिफ्ट ऑफ गॉड। गुलजार साहब, अनदर गिफ्ट ऑफ गॉड। तो सारे आप वही बोल ये सारे भगवान के बनाए हुए लोग हैं। बट इनमें से किसी के साथ कोई खास आप इंसिडेंट शेयर करना चाहें? गुलजार साहब ने मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, 1.5 घंटे की, हमारे पूरे परिवार के ऊपर। अमानियान बहुत छोटे थे उस वक्त, तो बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा, एक मेरी बनाई, एक भीमसेन जोशी जी की। गुलजार साहब ने 2 डॉक्यूमेंट्री बनाई। और बिस्मिल्लाह खान साहब की कहानी तो बनारस की, आपने पता नहीं सुनी कि नहीं, रविशंकर जी फेस्टिवल करते थे बनारस में। तो एक फेस्टिवल में उन्होंने हमें बुलाया था। तो उसी दिन बिरजू महाराज का डांस था, जाकिर हुसैन बजा रहे थे, भीमसेन जी गा रहे थे। मुझे आखिर में रात के 3 बजे बिठाया उन्होंने, और मेरे साथ पंडित श्यामता प्रसाद तबला बजा रहे थे, और बिस्मिल्लाह खान साहब ऑडियंस में बैठे हुए थे। उनके साथ मैंने 2 डुएट भी बजाए। तो उस कॉन्सर्ट में एक मैंने नया राग बजाया था, उसको ललिता ध्वनि, मतलब उस सुबह हो रही है, ऐसा वक्त है, वो बड़ा क्रिटिकल टाइम है फॉर चॉइस ऑफ राग।
उसके 1-1.5 महीने बाद बिस्मिल्लाह खान साहब कहीं मिले मुझे, कहते यार तुम उस दिन बनारस में बजा रहे थे और मेरा नमाज का वक्त हो गया था और मैं सोच में था कि मैं बैठूं या जाऊं, लेकिन तुमने माशाल्लाह वो दोनों मध्यम इस ढंग से लगाए कि बस मैं फिर वहीं बैठा रह गया। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे आपने जो नाम लिए हैं खुदा के बनाए हुए लोग हैं और ऐसे लोग बार बार आते नहीं दुनिया में। अमिताभ बच्चन, उनके तो जन्मदिन पे मैं देख रही थी कौन बनेगा करोड़पति में भी बहुत आपने उनके पिताजी का जिक्र मैंने अभी सुनाया जी। और वो भी स्वर और लय से जुड़े हुए हैं। भगवान की कृपा है, हमें महानायक दुनिया कहती है, महानायक वो है। हमारे परिवार से बहुत पुराना संबंध है और जब वो एज ए यंग हीरो और एक्टर कहीं मेरे अंगने में गाना गाते थे वो, तो वो गाना उनके लिए हमने बजाया कई बार। अच्छा, राग पीलू के ऊपर है वो। अच्छा, डा 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 इसके स्वर बताएंगे? सारे रे गा रे सा 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 रे सा ने सा रे गा। वाह, ये बड़ा पुराना एक ट्यून अपना यूपी का है। सा सा गा मा पा 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 गा गा डा रा डा रा डा सा रे रे गा रे सा 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 रे सा ने सा रे गा। तो बहुत ही अपीलिंग है, बहुत ही कैची है। और उनके साथ हमने ढोलक बजाई थी, एक प्राइवेट डिनर पार्टी थी बॉम्बे में। तो ही वॉज यंग और काफ़ी यंग क्राउड था वहाँ। वी हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स, वी आर एडमायरर्स एंड फैंस। और जया जी जो है उनकी पत्नी, उनसे हमारा ज़्यादा पुराना संबंध है क्योंकि उनके पिताजी जर्नलिस्ट थे। तो हम जब भी भोपाल में जाते थे, वो जया जी के पिताजी मिस्टर भादुड़ी, वो बहुत हमारा खाना पीना उनके घर में होता था। भोपाल में कॉन्सर्ट में आती थी वो लोग। जाकिर हुसैन, अब ये तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जाकिर हुसैन, यानी हम रेयरली बजाए हैं, मतलब ये नहीं कि हमारे साथ हमेशा ही जाकिर बजाते थे, लेकिन जब भी ऑर्गेनाइज़र ने हमें कहा कि हम चाहते हैं कि जाकिर साहब आपके साथ बजाएं, तो हमने कहा ज़रूर। लेकिन जब हम लोग एक साथ बैठते थे तो लोगों की ख्वाहिश होती थी कि हम लोग एक साथ बजाएं, एक साथ बैठे। और जब जब बजाए एक नया संगीत का एक नया रूप पैदा हुआ। एंड आई एंजॉय इट, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। तो जाकिर हुसैन बनना बहुत मुश्किल है, और बिकॉज ही बिलोंग्स टू पंजाब घराना, बट ही बिकेम ए घराना हिमसेल्फ। ही गेव ए डिफरेंट डायमेंशन टू तबला, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट मीनिंग ऑफ तबला। एंड सोलो, मतलब अकम्पनिस्ट के रोल से हटके सोलो परफॉर्मर बन जाना, तबले को उन्होंने बनाया। सोलो, ही वॉज ए सोलोइस्ट, लेकिन जब वो एकम्पनीमेंट करते थे तो ही बिहेव्ड लाइक ए कंपनिस्ट। ये सबसे बड़ी बात। क्या बात, वाह। हमारा एक दफ़ा सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम था। 3000 लोग थे ऑडिटोरियम में और इंटरवल हुआ तो बराबर में ही था हम लोगों का वो ग्रीन रूम। तो जाकिर फ़ैन आए उनके पास, वो जो बातें हो रही थी वो मेरे कान में आवाज़ आ रही थी। वो जाकिर फ़ैन कह रहे हैं कि भाई आपकी तो हम शक्ल ही नहीं देख सकते, आप इतना मुड़ के बैठे हो खान साहब की तरफ। अब कोई और तबला प्लेयर होता तो वो कहता खान साहब को बोलो जाके। जाकिर हुसैन जवाब दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी शक्ल देखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उनकी शक्ल देखूं। कैन यू इमेजिन? तो ये खुदा का बनाया हुआ बंदा था। द होल परसोना, होल पर्सनैलिटी, जो भी उनके अंदर, सबकी सेवा करना, सबकी हेल्प करना। हमारे साथ बड़े बड़े तबला वादक
बजाते थे, पंडित किशन महाराज, पंडित शांता प्रसाद जाके सुनने आते थे तो उनका तबला उठा लेते थे, साष्टांग नमस्कार करते थे किशन महाराज जी को, शांता प्रसाद। तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ ये, इतना अभी तक ही वॉज परफॉर्मिंग। अभी लास्ट हमारा कॉन्सर्ट शायद दिल्ली में ही हुआ, श्री फोर्ट हॉल में। एक रैपिड फायर करूं आपके साथ? हाँ जरूर। चाय या कॉफी? मोर चाय लेस कॉफी। प्योर क्लासिकल या फ्यूजन? अपीलिंग। म्यूजिशियन ना होते तो क्या होते? नहीं, कुछ नहीं होते फिर। हैप्पी मैरिज का मंत्र, अब आप 50 साल आपकी शादी को पूरे होने वाले हैं। बर्दाश्त और सब्र, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, यही एक शायद ये ज़िंदगी को, शादी को कंप्लीट कर ले। एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, बर्दाश्त और सब्र। और अगर किस्मत में है इस जर्नी को मुकम्मल करना तभी होगी, और किस्मत में नहीं है तो वो बिछड़ता है और बनता है, उसके भी समय होते हैं। आपका फेवरेट फूड या जिसको कंफर्ट फूड कहेंगे, कॉन्सर्ट के बाद खाने का मन करे? वैसे तो हम दाल चावल से गुजारा करते हैं। अच्छा। और कभी कभी दिल होता है ट्रेडिशनल खाने का, बिरयानी हो, कौरमा हो। तो ये कई बार हमने ये जाकिर भाई की माता जी बहुत अच्छा बनाती थी, और हमारी माता जी का भी हाथ बहुत ही अच्छा था, और हमारी पत्नी ने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। अच्छा। तो यही हमारा बच्चों के साथ झगड़ा होता है, अमान इज़ वेरी क्रिटिकल, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे कभी इस खाने की शिकायत नहीं होती, कैसा भी कुछ होता है। अच्छा, जैसा होता है वैसा खा लो। हाँ, और अच्छा लगता है। फेवरेट प्लेस टू परफॉर्म इन द वर्ल्ड? लंदन। रॉयल एल्बर्ट हॉल? रॉयल एल्बर्ट हॉल, रॉयल फेस्टिवल हॉल और विगमोर हॉल। मोस्ट अनफॉरगेटेबल कॉम्प्लीमेंट जो आज तक, आपको तो इतने मिले होंगे, बट कोई जो आज तक आपको याद रहता है? अभी रिसेंटली 13th April I was performing in San Diego, और that became declared अमजद अली खान डे। हाँ हाँ हाँ। और उससे 40 साल पहले I was performing in Boston 1984। वो पहला डिक्लेयर हुआ था अमजद अली खान डे इन स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स, 1984 में हुआ था, और फिर ये 13 अप्रैल सैन डिएगो। मतलब आपने परफॉर्म किया और आपके नाम पर वो दिन रख दिया? दिन डिक्लेयर हो गया, वो बॉस्टन में हुआ। हाँ। और 13 अप्रैल सैन डिएगो में। क्या बात है। अ लाइफ मंत्रा दैट यू ऑलवेज फॉलोड, चाहे अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, लेकिन एक मंत्रा जो हर दिन खुदा का दिन है, हर दिन शुभ है, हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर लम्हा इम्पोर्टेंट है, और बस समर्पित होना है। मैं तो जब सुबह होती है तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर ए न्यू लाइफ, फॉर ए न्यू डे। हाउ डू यू विश टू बी रिमेम्बर्ड? जब एक बार इस दुनिया से जाने का, कैसे लोग याद करें आपको? वो रहमदिल इंसान। म्यूजिशियन नहीं? वो फिर म्यूज़िक भी उसके अंदर आ जाता है। रहमदिल होना हर बच्चे को, ये एरोगेंस की बीमारी जो फैल रही है, मैंने अभी कहीं कहा है कि भाई मेडिकल वर्ल्ड से मेरी अपील है कि एक टैबलेट ईजाद करे रहमदिल होने के लिए, क्योंकि हर चीज़ की टैबलेट बन गई है ना। ज़्यादा ताकत के लिए ये टैबलेट खाओ, फलानी ताकत के लिए ये टैबलेट खाओ, कोई 2-2 टैबलेट खा लेते हैं। रहमदिल। तो रहमदिल बनने के लिए मेडिकल वर्ल्ड कैन क्रिएट ए टैबलेट, क्योंकि जो बेरहमी और सेल्फिशनेस और जो एक, यानी आज का इंसान एक फेरोशियस एनिमल बन गया है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो एरोगेंस जो है ये एक बहुत ही संगीन बीमारी है, कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कैंसर का इलाज है,
और एरोगेंस का नहीं है। कोई आपका सपना जो अब भी अधूरा है? हाँ, अभी संगीत की दुनिया में बहुत सारे ऐसे राग हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, बहुत सारे ऐसे कंपोजिशंस हैं, कुछ बचपन की तालीम में, कुछ अब याद आ रहे हैं, कुछ राग अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सब, और कंपोजिशंस, क्योंकि क्या है कि कंपोजिशंस वर क्रिएटेड टू प्रिजर्व द राग। आपने देखा होगा कि जनरली गायक हो या वादक हो, वो शुरू करता है और इम्प्रोवाइजेशन में चला जाता है, यानी मुखड़ा पकड़ा और दुखड़ा शुरू हो गया। अस्थाई भी पूरी नहीं गाता है ना बजाता है, अंतरा तो छोड़ दीजिए। क्योंकि शायद ऑडियंस का, श्रोताओं का पेशेंस कम हो गया ना, सब्र। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि भाई अस्थाई तो पूरी सुना दे भाई, लेकिन वो मुखड़ा पकड़ा ही एकदम वो अपना दुख दर्द शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारी फील्ड की है कि हम भूल जाते हैं कि हमें ख़त्म कब करना है। चाहे कितने टाइम दे दो आप उसे, वो ओवर टाइम काम करेगा। तो यहाँ मेरा एक सवाल आपसे बनता है, हालांकि 20 साल पहले भी ये सवाल था, उससे पहले भी सवाल था, शास्त्रीय संगीत का वजूद क्या खतरे में है? रॉक, ये सब इतनी सारी चीज़ें, पॉप है, फिल्मी है, आगे की पीढ़ी सुनती रहेगी शास्त्रीय संगीत को? नहीं, देखिए खतरे में कुछ भी नहीं है, ना कोई मज़हब खतरे में है ना म्यूज़िक खतरे में है। ये बड़ी नेचुरल चीज़ें हैं जो अपने समय के हिसाब से, अपने गति के हिसाब से चल रही हैं। और अब एक तरफ हमने अपने पिताजी की बातें बताई आपको कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन आज का पीएचडी भी अच्छा गा बजा रहा है, यानी म्यूज़िक में जिसने पीएचडी कर लिया है वो बहुत अच्छा गा भी रहा है और बजा भी रहा है। हमारे पिताजी सोचते थे पढ़ाई लिखाई से शायद म्यूजिशियन नहीं बन सकता, वो उनका सोच था। अब पूना एक ऐसी जगह बन गया है, कल्चरल हब हो गया है वो, वहाँ फिल्मी गाने भी सुन रहे हैं, क्लासिकल की भी। 5:30 बजे सुबह हम बैठे हैं, बजाने 10,000 लोग बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, इतनी बड़ी ऑडियंस है पूना में आज। तो क्लासिकल भी सुन रहे हैं, फोक भी सुन रहे हैं और फिल्मी गाने भी हो रहे हैं, तो खतरे में कुछ भी नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी ये आर्ट ऐसा कुछ इसका फ्यूचर? कोई खतरा नहीं है, बल्कि अभी क्लासिकल म्यूज़िक फील्ड में जितने भी यंग म्यूजिशियंस हैं, आज आपको 500 सरोद प्लेयर मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, 1000 तबला प्लेयर मिलेंगे, 10,000 सितार प्लेयर मिलेंगे। मतलब हर चीज़ में एक कामयाबी हो रही है और लोग सीख रहे हैं। किसी को सरंगी, आज लोग सोचते थे सरंगी ख़त्म हो रही है, लेकिन आज आपको 10 सरंगी प्लेयर, यंग सरंगी प्लेयर जो कितना अच्छा बजा रहे हैं सारे। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और लेकिन जनता जो है, सुनकार जो है, वो चंद लोगों को सुनना चाहती है। ये बड़ा स्वाभाविक है, इज़ वेरी नेचुरल। पंडित भीमसेन जोशी ने जब उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का रिकॉर्ड सुना तो उन्हें लगा कि गाना गाए तो ऐसा गाए। पतली आवाज़ थी उनकी, थोड़ा गाते थे बट अपीलिंग थी आवाज़। इतने महान थे वो। अब उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, महाराष्ट्र में उनका इंतकाल हुआ। ये किस्सा हमको पंडित शांता प्रसाद जी ने बताया। कहते हैं एक ऐसा कॉन्सर्ट था बंगाल में जहां हमारे पिताजी ने सरोद बजाया, उसके बाद अब्दुल करीम खान साहब को गाना था। तो पंडित जी बोले कि मैं यंग था, मुझे खान साहब ने कहा गुदई तुम मेरे साथ बजाओ, शांता प्रसाद बनारस के। कल ने उस दिन सरोद पे ऐसा तिलक आमूद बजाया कि अब्दुल करीम खान साहब ने बोला आज हाफिज़ का दिन है, मैं नहीं गाऊंगा। आज मेरे भाई ने ऐसा तिलक आमूद बजाया है कि मेरे दिमाग में बैठ गया है, मैं गा नहीं सकता आज। अब बताइए, फेलो म्यूजिशियन को इस किस्म का कॉम्प्लीमेंट पब्लिकली आज कौन देगा? नहीं।
इतने महान लोग थे वो। और कई दफ़ा आदमी मजबूरी में गाना पड़ता है, बजाना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं गाया। वो गया मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन खान साहब, चलते चलते आज की युवा पीढ़ी, जैसे आपने कहा बहुत लोग सीख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगर एक सलाह आप जैसे उस्ताद नई पीढ़ी को देना चाहें, संगीतकारों को, कलाकारों को, तो क्या होगी? देखिए, संगीतकार हो या ना हो, युवा पीढ़ी को मेरा यही रिक्वेस्ट है, अपील है, बर्दाश्त और सब्र, टॉलरेंस एंड पेशेंस, एक बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो परहैप्स यू कैन अचीव योर गोल ऑफ लाइफ। शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं, हम इतना जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है कि हम किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं और गाली दे देते हैं, बुरा कह देते हैं। तो ये 4 बात सुनने की बर्दाश्त, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये लेसन हमारे हर स्कूल में अगर हर टीचर अपने शब्दों से बच्चों को कहे, बर्दाश्त और सब्र। हाँ, क्योंकि किताब, सिर्फ किताब के ज़रिए मत पढ़ाइए, कुछ बातचीत करिए, कुछ बच्चों को अपना तजुर्बा बताइए, बच्चों का किस किस्म का बच्चा है उसके बारे में सोचिए। और मेरी हर स्कूल से ये प्रार्थना है कि प्लीज़ आइडेंटिफाई द क्रिएटिव चिल्ड्रन। हर स्कूल में जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनको इनकरेज करिए। अगर कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो उनको इनकरेज किया जाए। उसके शौक़ को डिस्ट्रॉय मत करिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि उसे म्यूजिशियन बनाइए, ये नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है कि वुड बी सन इन लॉ फादर इन लॉ से मिल रहा है, तो फादर इन लॉ पूछ रहा है भाई क्या करते हैं आप? कहते हैं जी मैं सरोद या सितार बजाता हूँ। वेरी नाइस, ग्रेट आर्ट, ग्रेट ट्रेडिशन, संस्कृति, बट बाय द वे व्हाट डू यू डू? यानी वो उसको भरोसा नहीं है कि इससे भी पैसा कमा सकते हैं, सरोद सितार बजा के भी मेरी बेटी को खुश रखेगा। तो ये एक, यानी पार्टीशन के बाद हर आदमी, ये इंडिपेंडेंस के बाद पढ़ाई लिखाई करो, तो उसमें बहुत बड़े बड़े संगीतकार बर्बाद हो गए, एमए हो गए, वो बीए हो गए, बर्बाद हो गए। यानी वो संगीत बर्बाद हो गया और नौकरी मिल गई उनको ऑल इंडिया रेडियो में। सटल ह्यूमर है वैसे आपका। अच्छा, आखिर में सॉरी, मैं ना, मेरा मन नहीं भरा, अबीर और जोहान सरोद प्लेयर्स ही बनेंगे, वी विल सी देम परफॉर्मिंग, या वो कुछ और भी कर सकते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स। अच्छा, क्योंकि इस फील्ड में जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से डर लगता है कि स्ट्रगलिंग डेज में हमें याद है कि हम 3rd क्लास में ट्रैवल करते थे। अब उनको थोड़ी करना पड़ेगा, वो तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे जी। तो उनके लिए वो संघर्ष नहीं है। हमने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी को देखा, रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हुए थे 1959 में, पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं। तो हम भी, बहुत सारे लोग आए थे उनको रिसीव करने। तो पंडित जी एयर कंडीशन 1st क्लास डब्बे से उतर रहे हैं, तो हम अंदर चले गए देखने के लिए कि 1st क्लास एयर कंडीशन कैसे होता है। तो हमारे पिताजी 1st क्लास में करते थे, हम उनके साथ ट्रैवल करे हैं, बट वो भी कहते थे उन्होंने भी 3rd क्लास में बहुत सफ़र किया है। क्योंकि हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी कैसे अपनी जीवन शुरू करता है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत शौक़ था ताज में ठहरने का, बॉम्बे का ताज, कुलाबा। तो नॉट थ्रू द ऑर्गेनाइज़र, मैं अपना पैसा जोड़ता था, शौक़ था। चाहे मैं स्लीपर कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मैं 2-4 दिन ताज में रहता था। 70s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का जर्नलिस्ट आया इंटरव्यू करने मुझे। तो बहुत सारा इंटरव्यू करने के बाद वो डायरेक्टली मुझे पूछा, कहता साहब माफ़ करिए, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैंने पूछिए।
कहता है हाउ कैन यू अफोर्ड टू लिव इन ताज? मैंने कहा यू आर राइट, आई कांट अफोर्ड टू लिव इन ताज बट आई डोंट लिव ऑन ऑर्गेनाइजर। आई सेड ये मैं पैसा जमा करता हूँ और मुझे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है कि एक दिन वो ताज में आके रहेगा। वो एक वो मोनूमेंट बन गया ताज जो है, 100 साल हो गए उसको। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। अब मैं जो घड़ी पहने हुई अमान साहब ने मुझे प्रेजेंट करी है और ऑन माई 75th बर्थडे। तो अमान को शौक़ है घड़ियों का। मैंने कहा बेटा हमें, अब वो नया नया टेलीफोन में दे देते हैं। मैंने कहा यार इसको ही नहीं समझ पाए हम, जो अभी है ये तो बहुत बड़ा भंडार है इसके अंदर, एक सो ह्यूज वर्ल्ड। और डर लगता है सेल फोन को पकड़ने में भी। सुना है ये अपने आप ही रिकॉर्ड करता रहता है। और फिर क्या क्या हो रहा है करिश्मे अभी, अब संस्कार या क्या साथी ऐप भी आ रही है या आ गई है। आ गए। तो कौन सी ऐप से क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है हमें नहीं पता। तो ये वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आपको, या मैं आज मेरे भी पास अखबार पढ़ते हैं? नहीं, अखबार तो बंद ही कर दिया हमने, 3-4 साल से अखबार नहीं लेते। टीवी देख कोविड टाइम से अखबार बंद कर दिए। टीवी देखते हैं और अभी वो ओटीटी देखते हैं और सोशल मीडिया और फेसबुक पर जो कुछ आता है वो सरफेस करते हैं हम। तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है। जो अयान और अमान माशाल्लाह वो लोग काफ़ी बहुत आगे हैं मुझसे और मुझे सिखाते भी नहीं है कि ये, उन्हें डर है पता नहीं क्या कर देंगे। खान साहब इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। मुझे लग रहा है जैसे आपके ओवरनाइट कॉन्सर्ट्स होते हैं, मुझे लगता है हमारे ओवरनाइट पूरा कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है, कॉन्सर्ट कम कॉन्वर्सेशन। No, because you have learned music yourself and you have been connected with such a great souls and musicians. तो ये इंटरव्यू करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और हर इंसान का अप्रोच अलग होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ व्हाट यू डिज़ायर एंड डिजर्व। गॉड ब्लेस यू। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं आपके लिए। अच्छा। और उसके बाद चूंकि अब यहाँ ऐसे माहौल नहीं था कि हम आपसे सरोद के लिए कहते, लेकिन आपका कुछ थोड़ा सा गायन, कुछ एक कोई भजन या जो आपका मन करे हम सुनेंगे ज़रूर। अच्छा, पहले मैं आपको तोहफे दे दूँ, फिर आपसे तोहफा ले लूँगी। ठीक है। ताना ना दिर दिर दीम ताना दीम ताना ताजा रे दानी ताना ना दिर दिर दीम ताना दीम ताना ताना नुम ताना दे रे ना ता दे रे ना तकिट धा तेरे कथा गति के न धा तिरकट तक धा ताना ना दिर दिर दीम ताना डा 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 रे डा डा। अगर आपको शब्द याद है तो आप गाइए। डा वैष्णव जन तो तेरे डा 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 रे डा 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 रे डा 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 रे डा रे डा डा वैष्णव जन तो तेरे कहिए डा 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 जा रे वैष्णव जन